पश्चिमी यूपी में एक जिला पड़ता है बुलंदशहर, और इसी बुलंदशहर जिले के अंतर्गत एक कस्बा पड़ता है, नाम होता है नरोरा कस्बा। 26 अगस्त 2016 सुबह करीब 7 बजे नहर के पास से गुजर रहे आदमी की नजर अचानक से ठिठक गई, क्योंकि उसे नेवी ब्लू रंग की इको कार पानी में तैरती हुई दिखी। कुछ ही देर में सैकड़ों लोग जमा हो गए। पुलिस आई, कार पानी से निकाली गई। पिछली सीट पर 3 लाशें थी, 2 औरतें और 1 आदमी। गाड़ी दिल्ली की थी। पहली नजर में ही मामला एक्सीडेंट का लग रहा था, लेकिन जांच हुई तो एक के बाद एक कई राज खुलते चले गए। नमस्कार, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ ट्रू क्राइम अलर्ट 07 में। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आती हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसमें बस कुछ ही सेकंड्स का टाइम लगता है, और कृपया करके पूरी वीडियो देखा करें, क्योंकि तभी आपको कहानी सही से समझ आएगी। अब हर हादसे या यूं कहें कि हर घटना के पीछे कुछ न कुछ, जो भी अपराधी होता है, जो भी उस घटना को अंजाम देता है, तो उस अपराधी का उस घटना को अंजाम देने के पीछे कुछ न कुछ मोटिव अवश्य होता है। तो आखिरकार इस कहानी के पीछे उन अपराधियों का मोटिव क्या था, ये सब जानने के लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। तो चलते हैं साल 2012 में ग्रेटर नोएडा का नवादा गांव। ये कहानी शुरू होती है प्रीति के घर से। प्रीति घर में सबसे छोटी थी, तो सबकी लाडली भी थी। पिता राजेश सिंह तो उस पर जान छिड़कते थे। कभी कभी पत्नी धर्मवती उन्हें टोकती भी थी, लड़की जात से इतना लाड प्यार ठीक नहीं, पराए घर जाना है। तो बड़ा बेटा ललित माँ को चिढ़ाने के लिए कह देता कि किसी और के घर क्यों जाएगी छुटकी, हमारी प्यारी बहन है, हम सब में छोटी है, हम तो उसके लिए घर जमाई ढूंढ करके लाएंगे। धर्मवती खिसियाट में बड़बड़ाती हुई चली जाती, और प्रीति इस झगड़े को देख करके खूब हंसती। प्रीति जवान थी, उम्र हुई वही जब दिल दिमाग से ज्यादा तेज दौड़ता है। उस रोज वो बाजार से लौट रही थी। चप्पल का स्ट्रैप ढीला हो गया था, इसलिए झुककर ठीक करने लगी। तभी उसकी नजर सड़क किनारे खड़े दुकान पर बैठे एक लड़के पर पड़ी। वो उसे ही देख रहा था। प्रीति जैसे ठिठक गई। उसने नजरें झुका ली, दुपट्टा ठीक किया और फिर आगे बढ़ गई। अगले दिन भी वही तरह और वही समय। लड़का फिर बैठा था। इस बार वो मुस्कुरा रहा था। प्रीति पास से गुजरी तो बोला, फिर मिल गए हम। प्रीति चौंक गई। मैं तो बस रास्ते से जा रही हूँ। लड़का मुस्कुराया और बोला कि रास्ते में ही तो लोग मिलते हैं। उस दिन घर पहुंचकर प्रीति पूरे दिन कुछ सोचती रही। शाम को उसकी सहेली रीना ने पूछा, इतनी चुप क्यों है आज? प्रीति बोली, कुछ नहीं। रीना हंसी, किसी को देखकर दिल धड़कता है क्या? प्रीति झल्लाई, पागल है क्या तू? रीना ने आंखें सिकोड़ कर कहा, चेहरा सब बता रहा है। अब दोनों सहेलियों की ये हंसी मजाक की बातें अगले 2 दिनों तक वही नजरें, वही मुस्कान, वही तराह। फिर एक शाम प्रीति खुद रुक गई। लड़का धीरे से बोला, मेरा नाम मुगीस है, सब लोग मुझे सानू बोलते हैं। मैं प्रीति, सानू बाजार रोज आती हो? प्रीति ने बोला, जरूरत पड़े तो आ जाती हूँ। सानू मुस्कुरा कर कहा, जरूरत मैं बना दूं तो? प्रीति भी मुस्कुरा दी। मुलाकातें बढ़ी और दूरियां घटती गईं। सानू मेरठ का ही रहने वाला था और गांव में बाइक रिपेयरिंग का काम करता था। शादीशुदा था और 2 बच्चों का बाप भी था। धर्म अलग था, लेकिन प्रीति को इस सब से फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन प्रीति की माँ को इसकी भनक लगी। उन्होंने प्रीति से सीधे पूछा कि पूरे गांव में बातें उड़ रही हैं, तू किसी लड़के से मिलती है, कौन है वो? प्रीति घबरा गई, लेकिन घबरा कर बोली, मम्मी मैं समझा रही हूँ। धर्मवती ने ऊंची आवाज में कहा, लड़के का नाम बता। प्रीति हिम्मत जुटाकर बोली, सानू। धर्मवती ने जोरदार तमाचा जड़ दिया और बोली, वो मिस्त्री ही मिला था। अब प्रीति सिर झुकाकर बोली, मम्मी मैं उससे प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे करता है। अंदर कमरे में बैठे राजेश सिंह भी सब कुछ सुन रहे थे। अचानक बाहर आकर गरजे, क्या कहा तूने? पापा का ये रूप देख करके प्रीति सहम गई। कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। राजेश सिंह बोले, 2 बच्चों का बाप है वो, हमारे धर्म का भी ना है। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? प्रीति रोते हुए बोली, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं उसी के साथ रहूंगी।
बेटी की हर जिद पूरी करने वाले राजे सिंह भी आज भड़क गए। पहली बार उन्हें बेटी पर हाथ उठाना पड़ा। प्रीति का घर से निकलना बंद हो गया। उसका फोन भी छीन लिया गया। प्रीति और सानू की बातचीत बंद थी, लेकिन सानू ने एक तरकीब निकाल ली। उसने किसी तरह से प्रीति को एक चिट्ठी भिजवाई। उसने लिखा, भूत प्रेत आने का नाटक करो, मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, वो हमारी मदद करेगा। अब झाड़ फूक के बहाने हम दोनों मिल लिया करेंगे। प्रीति ने भी ऐसा ही किया। पास के गांव झोलस के तांत्रिक सलीमुद्दीन ने साथ दिया। उसने प्रीति के घर वालों को विश्वास दिलाया कि उस पर भूत प्रेत का साया है। झाड़ फूक के लिए हर महीने बदायूं में बड़े सरकार की दरगाह पे जाना पड़ेगा। सब तांत्रिक की बात मान गए। वो प्रीति और परिवार को लेकर के दरगाह जाने लगा। अब सानू भी वहां पे पहुंच जाता। तांत्रिक की मदद से प्रीति और सानू चोरी छुपे मिल जाते। कुछ दिन सब कुछ ठीक ठाक चला, फिर अचानक प्रीति की शादी तय हो गई। अब ये खबर सुनते ही प्रीति टूट गई। एक दिन अपनी सहेली के फोन से सानू से बात की। रोते हुए बोली कि अब मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है, लेकिन मैं तुमसे ही शादी करूंगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अब सानू ने बोला कि दिक्कत ये है कि सब हमारे खिलाफ है, दीवार बनकर खड़ी है तुम्हारे घर वाले, ये दीवार गिरानी होगी। प्रीति ने पूछा कि मतलब क्या है तुम्हारा? सानू ने बोला, हमें शादी करनी है तो इन्हें रास्ते से हटाना ही होगा। अब आखिरकार वो वक्त आया। 25 अगस्त 2016 सुबह का वक्त। हर महीने की तरह पूरा परिवार बड़े सरकार की दरगाह जाने की तैयारी कर रहा था। राजेश सिंह ने एक दिन पहले ही एक इको कार बुक कर ली थी। इस बार प्रीति, उसके मम्मी पापा और तांत्रिक सलीमुद्दीन के अलावा और भी लोगों को शामिल किया गया था। इनमें थे उसकी भाई, भाभी और मामा मामी। अब इस बार भाई भाभी और मामा मामी भी साथ जा रहे थे, यानी कि पूरा परिवार साथ जा रहा था। पीछे सवाल उठाने वाला कोई नहीं था। करीब 10 बजे गाड़ी घर के बाहर आकर के रुकी। राजेश सिंह ने आवाज लगाई, गाड़ी आ गई है, जल्दी बैठो। मामा राजेंद्र ने मुस्कुरा करके कहा, आज तो पूरा परिवार जा रहा है, बाबा खूब बरकत करेंगे। प्रीति कुछ परेशान सी लग रही थी। तभी भाभी शीतल ने दिलासा दिया कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रीति ने जवाब नहीं दिया, बस सिर हिला दिया। सब गाड़ी में बैठे और गाड़ी आगे की तरफ चल दी। सभी बातचीत कर रहे थे, लेकिन प्रीति चुप थी। तो राजेंद्र ने पूछा, क्या बात है बेटी, बहुत चुप हो आज, मन में बोझ रखकर दरगाह नहीं जाते? प्रीति नजरें घुमाई बोली, कुछ नहीं मामा जी, बस थोड़ी सी तबीयत भारी है। घर वालों को लग रहा था कि दरगाह जा रहे हैं, इसलिए भूत परेशान कर रहा है। करीब 3:30 बजे सभी दरगाह पहुंच गए। एक कमरा लिया गया और सब आराम करने लगे। अब प्रीति मौका पा करके सानू से मिलने पहुंच गई। वो पहले से वहां पे था। थोड़ी देर बातचीत के बाद सानू ने नींद की गोलियों के 3 पत्ते प्रीति को थमा दिए। सानू धीमी आवाज में बोला, सारी मिला देना, सबको देर तक बेहोश रहना जरूरी है। किसी की आंख भी खुल गई ना तो समझो सब खत्म। प्रीति ने डरते हुए सिर हिलाया। सानू ने दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ा और माथा चूमा। फिर उसकी आंखों में देख करके बोला, डरो मत, मैं यहीं हूँ, काम होते ही बस कॉल कर देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। प्रीति ने पास की दुकान से एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदी और सारी गोलियां पीसकर उसमें मिला दी। प्रीति कमरे में लौटी तो धर्मवती जाग रही थी। प्रीति मुस्कुराकर बोली, आप लोग थक गए थे ना, इसलिए कोल्ड ड्रिंक लेने चली गई थी। अब तब तक बाकी के लोग भी जाग गए। प्रीति ने डिस्पोजल गिलास निकाले और सबको कोल्ड ड्रिंक दी। मम्मी पापा, भाई भाभी, मामा मामी और ड्राइवर और तांत्रिक सलीमुद्दीन को भी। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद राजेश सिंह ने बेटे और बहू से कहा कि जाओ बेटा, तुम लोग पहले चादर चढ़ाओ, हम लोग कल चले जाएंगे। दोनों चादर चढ़ाने दरगाह चले गए, लेकिन तब तक दवा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। दोनों बेहोश होकर वहीं पे गिर पड़े। इधर कुछ देर इधर कुछ देर बाद दरगाह में मामा राजेंद्र भी बेहोश हो गए थे। इधर कमरे में राजेश सिंह, धर्मवती, प्रीति की मामी, तांत्रिक सलीमुद्दीन और ड्राइवर ओमपाल भी बेहोश हो चुके थे। प्रीति ने सबको हिलाकर देखा, कोई हिलने की हालत में भी नहीं था। उसने तुरंत सानू को वहां बुला लिया।
दोनों ने मिलकर घर वालों को गाड़ी में डाला और बुलंदशहर की तरफ चल दिए। शानू गाड़ी चला रहा था। प्रीति उसके बगल वाली सीट पर बैठी थी। गाड़ी रात भर सड़कें नापती रही। सुबह के करीब 4 बजे बुलंदशहर के नरोरा कस्बे में नहर के पास पहुंचे। सुनसान सड़क, चारों तरफ अंधेरा। प्रीति और शानू गाड़ी से उतरे। कार नहर किनारे खड़ी की और धक्का दे दिया। एक जोरदार आवाज के साथ कार पानी में समा गई। बदायूं से नोएडा जाते समय नरोरा की वो नहर रास्ते में पड़ती है। शानू का सोचना था कि इससे पुलिस को लगेगा कि दरगाह से लौटते वक्त गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। प्रीति और शानू बिना पीछे मुड़े वहां से निकल गए। तेज कदमों से सड़क पार की और एक गाड़ी पकड़कर बदायूं पहुंचे। वहां शानू ने दरगाह के पास खड़ी अपनी सेंट्रो कार उठाई और मेरठ की ओर चले गए। 26 अगस्त 2016 सुबह करीब 7 बजे नहर के पास से गुजर रहे आदमी की नजर अचानक से ठिठक गई। नेवी ब्लू रंग की इको कार पानी में तैरती हुई दिखाई दी। कुछ ही देर में सैकड़ों लोग जमा हो गए। पुलिस आई, कार पानी से निकाली गई। गाड़ी से निकली 3 लाशें, राजेंद्र सिंह, धर्मवती और प्रीति की मामी। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। कार के नंबर से उससे उसके मालिक और फिर नोएडा से बदायूं आने तक की कहानी का पता चला। उधर बदायूं दरगाह में ललित, शीतल और राजेंद्र को भी अब होश आ चुका था। उन्होंने कमरे में जाकर के देखा तो सब गायब थे। किसी का फोन भी नहीं लग रहा था। तभी ललित के पास बुलंदशहर पुलिस का फोन आया और गाड़ी के एक्सीडेंट की बात पता चली। बदायूं से नोएडा जाते समय बुलंदशहर रास्ते में पड़ता है। अब ललित को समझ नहीं आ रहा था कि घर वाले उन लोगों को छोड़कर नोएडा के लिए क्यों निकल गए। ललित और राजेंद्र बुलंदशहर पहुंचे। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने लाशें उनके सुपुर्द कर दी। तांत्रिक और ड्राइवर की लाश नहीं मिली थी। प्रीति भी गायब थी। शुरुआत में सबको लगा कि इनकी लाशें पानी के साथ बह गई, लेकिन 2 दिन बाद तांत्रिक सलीमुद्दीन की भी लाश मिल गई। ड्राइवर और प्रीति अब भी गायब थे। अब तब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी थी। पता चला कि सबको नींद की दवा दी गई थी। बस यहीं से पुलिस का माथा ठनका। पुलिस ने ललित और राजेंद्र को पूछताछ के लिए थाने बुलाया तो ललित ने बोला कि जब हम चादर चढ़ाने दरगाह गए थे तो हमें भी चक्कर आ रहे थे और दरगाह पहुंचकर बेहोश हो गए थे। राजेंद्र ने भी यही बताया। पुलिस ने पूछा दरगाह जाने से पहले कुछ खाया था क्या, तो ललित ने बोला कि कोल्ड ड्रिंक पी थी बस। और सबने साथ में ही पी थी। प्रीति लेकर के आई थी। उसके बाद ही सबकी तबीयत कुछ खराब होने लगी थी। हमें लगा भूत बाधा परेशान कर रही है, इसलिए सर भारी भारी हो रहा है, इसलिए हम चादर चढ़ाने के लिए चले गए। अब यही वो पल था जब पहली बार शक्ति सुई प्रीति की ओर घूमी। दरगाह के आसपास तलाशी में कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल और नींद की गोलियों का रैपर भी मिल गया। यहाँ से इस केस की धाराएं बदल गई। एक्सीडेंट की जगह हत्या की धारा आईपीसी 302, अपहरण की धारा आईपीसी 364 और सबूत मिटाने में आईपीसी 201 का केस बना दिया गया। इसके बाद प्रीति और शानू के रिश्ते के बारे में भी पुलिस को पता चला। पुलिस ने अपनी तफ्तीश और तेज कर दी। उधर प्रीति और शानू मेरठ पहुंचे। प्रीति ने आगे के प्लान के बारे में पूछा तो शानू ने बोला कि अब हमें ये दिखाना है कि हम दोनों बदायूं से भाग गए थे। वहां क्या हुआ इसकी हमें कोई जानकारी नहीं। हम लोग यहाँ से इलाहाबाद जाएंगे, वहीं पे शादी करेंगे और हाई कोर्ट से अर्जी लगा करके परिवार से सुरक्षा की मांग करेंगे। प्रीति ने पूछा कि तुम इलाहाबाद में जानते हो किसी को? शानू मुस्कुरा दिया और मुस्कुरा करके बोला, हाँ सब सेट है, बस थोड़ा पैसा चाहिए, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। शानू ने दोस्तों से पैसे उधार लिए और अपनी सेंट्रो कार वहीं छोड़ करके प्रीति के साथ इलाहाबाद चल दिया। वहां पर पहुंचकर एक वकील के जरिए सिक्योरिटी की अर्जी लगाई, लेकिन हाई कोर्ट से 15 दिन बाद की तारीख मिली। दोनों के चेहरे उतर गए क्योंकि उनके पास इतने दिन रुकने के लिए पैसे नहीं थे। इधर पुलिस अपनी जांच में जुटी थी। प्रीति और शानू की कॉल डिटेल रिपोर्ट यानी कि सीडीआर निकलवाई गई। इससे पता चला कि शानू भी दरगाह के आसपास में था। इसके अलावा शाम को प्रीति और शानू की बातचीत भी हुई थी। अब पुलिस शानू के घर मेरठ भी गई, पड़ोसियों से पूछताछ की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। कुछ दिन बाद एक बड़ा सुराग हाथ लगा। शानू ने कुछ देर के लिए अपना मोबाइल ऑन किया था।
लोकेशन मिली इलाहाबाद की। पुलिस को ये भी पता करने में कामयाब रही कि प्रीति भी सानू के साथ है। दोनों संगम एक्सप्रेस से मेरठ के लिए आ रहे थे। पुलिस ने 3 तरफ से जाल बिछाया, खुर्जा, बुलंदशहर और मेरठ। तीनों रेलवे स्टेशनों पर पुलिस टीम तैनात की गई। सुबह के करीब 4:45 के आसपास सानू और प्रीति बुलंदशहर स्टेशन पर उतरे। बैग कसकर पकड़े, नजरें बचाते हुए तेज कदमों से बाहर निकल रहे थे। स्टेशन पर तैनात पुलिस टीम ने उन्हें घेर लिया। दोनों के चेहरे सफेद पड़ चुके थे। पूछताछ की शुरुआत में दोनों ने अपनी गढ़ी कहानी सुना दी। फिर पुलिस ने कोल्ड ड्रिंक, नींद की दवा के खाली रैपर और सीडीआर रिपोर्ट सामने रख दी। उसके बाद में दोनों टूट गए और जुर्म कबूल कर लिया। सानू का सोचना था कि लाशों को गाड़ी समेत नहर में धकेलने से ये एक्सीडेंट का मामला लगेगा। नरोरा की वो नहर बदायूं से नोएडा के रास्ते में ही पड़ती है। इससे प्लान कामयाब होने के पूरे आसार थे। लोग मान जाते कि दरगाह से लौटते वक्त गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उनके पास प्लान बी भी तैयार था। अगर प्रीति और सानू पकड़े जाते तो कहते कि हम दोनों दरगाह से एक साथ भाग गए थे। उसके बाद क्या हुआ नहीं जानते। इस प्लानिंग में बस गड़बड़ तब हुई जब प्रीति के भाई, भाभी और मामा कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए चले गए। दरअसल प्रीति को नहीं पता था कि ये कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद ये अभी ही दरगाह चादर चढ़ाने के लिए चले जाएंगे। उन्हें तो यही पता था कि सुबह दरगाह पे जाएंगे चादर चढ़ाने के लिए। लेकिन उनका प्लान फेल तब हो गया जब इन सबका सर भारी होने लगा और इन्हें चक्कर से आने लगे। तब प्रीति के पापा ने बोला कि इनके भाई, भाभी और मामा को बोला कि शायद भूत बाधा परेशान कर रही है। अभी तुम लोग दरगाह जाकर के चादर चढ़ा करके आ जाओ और हम लोग सुबह चढ़ा देंगे। बस यहीं से इन दोनों का प्लान फेल हो गया, क्योंकि वो लोग दरगाह गए और वहीं पे वो तीनों बेहोश हो गए। और उसके बाद में प्रीति और सानू उसको कार में डाल करके नहीं ला सके। उन्होंने बयान दिया कि प्रीति की दी कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद सबकी तबीयत बिगड़ी। अब इसी के बाद पुलिस की शक्ति सुई प्रीति और सानू की तरफ घूमी। कई दिनों की लगातार ट्रैकिंग, सबूत, रणनीति का नतीजा हुआ कि दोनों पकड़े गए। प्रीति और सानू फिलहाल जेल में है, लेकिन अभी मामला कोर्ट में चल रहा है। अभी ट्रायल चल रहा है कोर्ट में। अभी तक इसमें कुछ भी सजा का ऐलान नहीं हुआ है। अब देखते हैं इसमें आखिरकार सजा क्या होती है इन दोनों को और कब तक होती है और अभी तक इसमें कितना और वक्त लगता है। लेकिन उम्मीद है कि इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा होगी या फांसी हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सभ्य समाज में कम से कम एक ऐसा नजीर पेश होना चाहिए कि जिससे कि आगे चल करके कुछ लोग ऐसे लोगों की वजह से ऐसी कुछ हरकतें ना करें। ऐसे लोग समाज में एक प्रदूषण की तरह होते हैं जो कि बहुत खतरनाक वायरस छोड़ते हैं, लोगों के दिमाग को प्रभावित करते हैं और सभ्य समाज में ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं होता है। इसलिए कोर्ट से भी मेरी भी यही अपील रहेगी कि ऐसे लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द न्याय होना चाहिए और जितना जल्दी हो सके एक उचित कार्रवाई करके इन लोगों को उचित सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं धीमा ट्रायल भी ऐसे अपराधियों का मनोबल बढ़ाता है, अपराधी का डर खत्म होता है। इसी के साथ ही कल फिर से मिलते हैं ऐसी एक और किसी सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ रहें। अपना और अपनों का हमेशा ख्याल रखें, मिलजुल करके रहें। जय हिंद, जय भारत।